नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश की जो समसामयिकी है, मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है, ये पूरा सेशन मैं आप लोगों का कवर कराऊंगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे आपका जनवरी 2025 से शुरू किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरा अभी इधर का मैं करंट अफेयर करा देता हूं, फिर बाद में बाकी बचा हुआ पुराना करंट अफेयर्स हम यहाँ पर ले लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पुरस्कार, सम्मान या यूं कहें कि कुछ योजनाओं से, है ना। तो शुरुआत अभी हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं किससे? कुछ प्रमुख योजनाओं के माध्यम से हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में सबसे पहली है ई ज्योति जर्नल योजना। क्या नाम है? ई ज्योति जर्नल। अब इस ई ज्योति जर्नल की अगर हम बात करते हैं, ये कौन सी योजना है? ई ज्योति जर्नल ये एक त्रैमासिक पत्रिका है, मतलब कि ये 3 माह में छपने वाली ये क्या है? पत्रिका है। और ये अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। जो राज्य न्यायिक अकेडमी है, यहां पर पाठकों को न्यायिक प्रक्रियाओं और विधि ज्ञान से बहुमूल्य जानकारी मिलेगी, क्योंकि यह आपका विधि से संबंधित है और इसीलिए यहां पर विधि से संबंधित जानकारी मिलती है, जिसका नाम है ई ज्योति जर्नल। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी। अब ये एक है मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी, इसी से संबंधित है, इसलिए इसे यहां पर रखा गया है कि भाई ये जो मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी है, इसकी स्थापना कब की गई है ना। तो मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी की स्थापना के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये है कहां पर? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी जबलपुर में। कहां पर? भोपाल नहीं जाना है, जबलपुर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट आपका कहां? मध्य प्रदेश का, तो हाई कोर्ट है जबलपुर में। और राज्य न्यायिक अकेडमी कहां पर? जबलपुर में, जो कि 94 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। ये भी याद रखिएगा, 94 में स्टैब्लिश्ड हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका मूल उद्देश्य है, गोल क्या है, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो जो जिला न्यायपालिका होती है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, इसके सदस्यों को कानूनी ज्ञान, नैतिक मूल्य और न्यायिक दक्षता प्रदान करना, ये इसका मूल काम है। और इसका जो मोट्टो है, आदर्श वाक्य है, वो है क्या? तो उत्कृष्टता की खोज, ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है, ध्यान रखिएगा। अगली चर्चा करते हैं यहां पर। नेक्स्ट आपका है अन्य संबंधित तथ्य है, जो कि आपका किससे संबंधित है? तो हाईकोर्ट से ही रिलेटेड अन्य कुछ तथ्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षोपयोगी रहेगा ये आपका। जैसे हाईकोर्ट में ऑनलाइन केस डायरी, अब क्या है कि जैसे केस डायरी बनती है ना, पुलिस के द्वारा डायरी बनाई जाती है, तो अब हाईकोर्ट की जो ऑनलाइन केस डायरी है, बात इसके बारे में की जा रही है। ये केस डायरी पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मतलब अब यहां पर किसी को डायरी हार्ड कॉपी हाथ में लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन जो केस की डायरी है वो न्यायालय में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अगली चर्चा करते हैं व्हाट्सएप और ईमेल पर समन जो होता है, सम्मन है ना, सम्मन होता है, तो वारंट लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, इवन व्हाट्सएप पे भी आपका, साथ ही साथ जो आपका ईमेल है, इस पर भी आपको सम्मन या वारंट भेजा जा सकता है। अगर सम्मन भेजा गया न्यायालय के द्वारा तो आपको उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, अगर सम्मन भेजा गया आपका किसके द्वारा, मतलब किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, या कि फिर वारंट इशू होता है, तो वो कई बार मेल के माध्यम से भी आपको अब प्राप्त हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार में इस प्रकार की पेशकश हो रही है। ठीक है, और इस प्रकार से काम करने वाला ये पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है इसी वर्ष से, और यही हमारा जनवरी का महीना। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से यहां पर ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है। अगली चर्चा करते हैं हम इसके बाद में। नेक्स्ट है सभी जिला और तहसील की अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला राज्य। आजकल आप लोग रील में देखते हैं कि जज साहब कभी कलेक्टर साहिबा को, कभी कलेक्टर साहब को, कभी एसडीएम साहब को, मतलब फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसके माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो आजकल की जो कार्यवाही है जिला न्यायालय की, है ना, या न्यायालयों की, ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य ने क्या कर दिया है? ऑनलाइन कर दिया है। मतलब कि सभी तहसील हो, चाहे तहसील में तहसीलदार साहब बैठे हो न्यायालय में, चाहे अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो ये सब लाइव स्ट्रीमिंग होने लग गई है। और मध्य प्रदेश राज्य इस प्रकार से करने वाला पहला राज्य बन गया है। सभी जिला एवं तहसीलों की अगर बात करते हैं, क्या है? सभी जिला एवं तहसील की अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य के 28वें मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत साहब हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मध्य प्रदेश में जो चीफ जस्टिस है वर्तमान में, वो कौन है? सुरेश कुमार कैत है। तो इसलिए ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो सरोजनी सक्सेना है। ये नाम याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में न्यायपालिका से संबंधित फैक्ट आए हैं, तो ये सारी चीजें हम यहीं पर कवर करते
जाएंगे। क्या सरोजिनी सक्सेना जी हमारे यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश में फर्स्ट लेडी जस्टिस हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा, फर्स्ट लेडी जस्टिस है, ना कि चीफ जस्टिस हमने बोला। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी, तो ये जुडिशियल अकेडमी आपको मिलेगी कहां पर, भोपाल में मिलेगी। ठीक है, जुडिशियल अकेडमी। अब इसके इतर 3 अन्य फैक्ट आपको सबको पता है, जैसे कि हाईकोर्ट हमारी जबलपुर में है, ब्रांचेस इंदौर और ग्वालियर में है, भोपाल में एक ब्रांच अभी क्या है इसकी प्रस्तावित है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा एक है संदेश ऐप, एप्लीकेशन है एक, जिसका नाम क्या है, संदेश, संदेश देना, है ना। संदेश से तो यही आपको पता चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो जघन्य अपराध हैं, है ना, जो खतरनाक वाले अपराध हैं, इनसे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के लिए एक ऐप बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, संदेश ऐप। उसमें संदेश के द्वारा यह बता दिया जाएगा कि फला व्यक्ति ने इस प्रकार का अपराध किया या यहां पर इस प्रकार का अपराध हुआ है, तो वो संदेश सभी को मिल जाएगा। किसको, जो लोग ये ऐप का यूज करते हैं, है ना। मतलब कि पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला भी ये क्या है, राज्य पहला है पावर सेक्टर में। पुलिस प्रशिक्षण में लाइन लैंग्वेज जारी करने, साइन लैंग्वेज जारी करने वाला, मतलब क्या होगा कि साइन के माध्यम से, सब बोल के नहीं, कोई क्या होंगे आपके साइन होंगे, कि जैसे मूक बधिर लोग क्या करते हैं कि साइन के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, उसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है कि पुलिस ट्रेनिंग में साइन लैंग्वेज के माध्यम से क्या है, जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इसके अलावा बात करें, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान उज्जैन में है। उज्जैन मंदिर मूर्तियों का नगर जिसे कहा जाता है, कौन सा, आपका उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन में बाबा महाकाल की मंदिर, अब महाकाल के मंदिर की बात आएगी ही। महाकाल का मंदिर किस नदी के तट पर है, तो महाकाल का मंदिर आपका क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है, तो इंदौर से निकलती है। इंदौर में कहां से निकलती है, लंबाई 195 किलोमीटर। 2028 में भी यहां सिंहस्थ लगेगा। पहले कब लगा था, 16 में लगा था। सिंहस्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंह राशि में प्रवेश होता है तब सिंहस्थ होता है। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सब आपको यहां पर याद करने पड़ेंगे। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश का जो बजट है 24-25 का, इसके अनुसार चंबल संभाग के 3 जिले कौन कौन से, ऑब्वियसली चंबल संभाग में भिंड, मुरैना और कौन सा, श्योपुर है। इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सालय। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं कि जैसे भिंड मुरैना की जब भी बात आती है तो बीहड़ के क्षेत्र हमें याद आते हैं। बीहड़ का क्षेत्र अगर मैं बात करूं तो बीहड़ मतलब क्या है कि चंबल नदी के द्वारा नदी अपर्दन होता है ना, अवनालिका अपर्दन होता है, जिसके माध्यम से यहां पर क्या, बीहड़ का निर्माण हो जाता है और वो दस्युओं के छुपने के लिए एक अनुकूल जगह बनती थी। और इसीलिए यहां पर इसे कहा जाता है कि दस्युओं के छुपने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है वो कौन सा है, भिंड है ना। तो और यहां पर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो भिंड में ही सबसे ज्यादा डाकुओं वाला क्षेत्र है। सबसे ज्यादा बीहड़ कहां है, तो भिंड में है। सबसे ज्यादा सरसों कहां होती है, तो सरसों आप याद रखिएगा मुरैना में, सरसों अनुसंधान केंद्र मुरैना में। श्योपुर की बात आए तो श्योपुर को तो यह भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का इथोपिया। इतना ज्यादा मतलब माल न्यूट्रिशन की बात होती है, यहां पर कुपोषण की बात होती है। सर्वाधिक कुपोषित जिला है श्योपुर और इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, तो मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि इथोपिया कंट्री में ही आपको अफ्रीका में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कुपोषण देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश बजट 24-25 के अनुसार प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित किए जाएंगे। कितने, 24-25 के बजट में कहा गया है कि 800 आयुष आरोग्य मंदिरों को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट बात है अगले फैक्ट में, आयुष से संबंधित। अब एक है आयुष क्योर। आयुष क्योर क्या है, आयुष जो चिकित्सा पद्धति है आयुष की, इसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में एक ऐप लॉन्च किया गया है और जिसका नाम क्या है, आयुष क्योर है। क्या नाम है, आयुष क्योर। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयुष क्योर नामक एक ऐप की शुरुआत की गई है और वर्तमान में हमारे जो आयुष मंत्री हैं इनका नाम क्या है, तो इंदर सिंह परमार साहब ही हमारे क्या है, आयुष मंत्री हैं। अगली चर्चा करते हैं नेक्स्ट यहां पर त्वरित इनिशिएटिव डिजिटल। क्या है त्वरित इनिशिएटिव डिजिटल, तो साहब त्वरित इनिशिएटिव डिजिटल जो है इनिशिएटिव है, इसका शुभारंभ करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मतलब तत्काल इनिशिएटिव, क्या त्वरित इनिशिएटिव। ठीक है, डिजिटल इसका शुभारंभ करने वाला पहला राज्य है। 19 जनवरी 2025 को शुभारंभ इसका जबलपुर से किया गया। अब त्वरित, TWARIT, त्वरित मतलब क्या होगा, फुल फॉर्म है इसका, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स, समन्स एंड रिपोर्ट्स बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वही बात है सीधी सी कि आपके यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मदद लेकर और सम्मन या वारंट को क्या किया जाएगा, आपका भेज दिया जाएगा। तो अब तो सुविधा शुरू हो गई कि मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से सम्मन या वारंट भेजा जा सकता है। तो त्वरित इनिशिएटिव डिजिटल शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। जबलपुर से इसकी शुरुआत की गई, 19 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। अगली चर्चा है
वैष्णवी शर्मा। कौन है ये वैष्णवी शर्मा, कहां क्या खेलती हैं? तो वैष्णवी शर्मा की अगर बात करें तो अंडर 19 क्रिकेट टीम की क्या है, ये खिलाड़ी है। ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट टीम की एक प्लेयर है। और ये वैष्णवी शर्मा की अगर बात करें तो ग्वालियर जिले से आपका संबंध है। तो वैष्णवी शर्मा का संबंध कहां से है, तो वैष्णवी शर्मा जी हैं कहां से, ग्वालियर से। गेम क्या है, तो ये गेम इनका क्रिकेट है, अंडर 19 में है अभी, हालांकि ये है ना आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में मेजबान मलेशिया के खिलाफ हैट्रिक विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए इनका नाम क्या है, फेमस है ना। मलेशिया में जो आयोजित हुआ था क्रिकेट, उसमें अंडर 19 क्रिकेट टीम में इन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था और इसीलिए इनका नाम क्या है, सुर्खियों में है। अगली चर्चा करते हैं, इसमें परिणाम क्या रहा। भारत ने यह मैच 10 विकेट से जीता था, इतना खतरनाक परिणाम रहा, देखिए 10 विकेट से ही मैच जीत लिया इन्होंने, है ना। वैष्णवी चंबल क्षेत्र से क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंबल क्षेत्र से क्रिकेट खेलने वाली ये क्या है, पहली महिला है। याद रहेगा आपको, चंबल क्षेत्र से क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला जिनका नाम है वैष्णवी शर्मा, अंडर 19 क्रिकेट खेलती हैं, ग्वालियर की रहने वाली है। मलेशिया में इन्होंने हैट्रिक विकेट लिया है और इसके बाद में वो जो मैच रहा है भारत ने 10 विकेट से जीता है, इसलिए ये बड़े चर्चा में है। मध्य प्रदेश की 3 महिला क्रिकेटर जो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत टीम का हिस्सा हैं, जिनमें से है एक आयुषी शुक्ला, एक है वैष्णवी शर्मा, एक है अनादि महाबे। तो ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा जो आईसीसी है ना, आईसीसी अंडर 19 विमेंस क्रिकेट टीम में रही हैं। और इन तीनों के नाम में एक इंपॉर्टेंट नाम है वैष्णवी शर्मा, जो कि चंबल क्षेत्र से पहली क्रिकेटर हैं, इसलिए इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली चर्चा आती है पद्मश्री 2025। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो प्राप्तकर्ता हैं ये कौन है, चूंकि हमें केवल मध्य प्रदेश के प्राप्तकर्ताओं का नाम ही यहां पर याद रखना है। जैसे सबसे पहले है श्री भेरू सिंह चौहान साहब। कौन है, भेरू सिंह चौहान साहब, ये मध्य प्रदेश के प्राप्तकर्ता हैं, जिनका क्षेत्र की अगर बात करें तो कला इनका क्षेत्र है और संबंध है इनका महू से, इंदौर से। निर्गुणिया कबीर गायक है, क्या है, निर्गुणिया कबीर गायक है, कबीर के गान गाते हैं। और भेरू सिंह चौहान 9 साल की उम्र से ही लोक गायन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मतलब 9 साल में, जब आप लोग, मतलब मैं क्या ही कह दूं, पैंट पहननी नहीं आती आपको अच्छे से, है ना, पैंट नहीं पहन सकते अच्छे से, उस उम्र से ये क्या कर रहे हैं, लोक गायन कर रहे हैं। हालांकि आजकल की जनरेशन तो बहुत तेज हो गई, आजकल की जनरेशन मतलब आपको 8वीं 9वीं की क्लास की आपको कोडिंग सिखा देगी। 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे इवन आपको क्या एआई के बारे में बता देंगे। 8वीं 9वीं के बच्चे आपको टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीजें दे देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। लेकिन जो आपकी उम्र है, इस उम्र की अगर हम बात करें, मतलब सबकी उम्र लगभग, मैं ये मानता हूं कि लगभग 25 प्लस तो है ही, है ना, तभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज आप कहां एक संक्रमण काल में फंसे हुए हैं, ना तो पहले कुछ सीखा और जब सीखने की उम्र आई तब बच्चों को सिखाया जाने लगा, ना तो पहले कुछ कर पाए और जब करने की उम्र आई तो बच्चे कर रहे हैं, तो आप कहीं करने लायक बचे ही नहीं, है ना। चलो, इनकी कला ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। 91 में पहली बार आकाशवाणी में इनका मंचन भी हुआ था, है ना, 91 से, इतना पहले के हैं। अब नाम आप याद रखिएगा, भेरू सिंह चौहान साहब। भेरू सिंह चौहान साहब का संबंध इंदौर महू से है, कला इनका क्षेत्र है और पद्मश्री प्राप्त करता है 2025 के। निर्गुणिया कबीर गायन करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगला देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अगली बात आती है, यहां पर एक है हरिचंदन सिंह भट्टी। ठीक है, अब देखिए श्री हरिचंदन सिंह भट्टी साहब की अगर हम बात करते हैं तो हरिचंदन सिंह भट्टी साहब का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कौन सा है, तो साहब इनका जो क्षेत्र है, यह संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो कला का क्षेत्र है। और जिला आपका कौन सा है, भोपाल है। तो लो भाई, इंदौर के भी हो गए, भोपाल के भी हो गए। भेरू सिंह चौहान साहब कला के क्षेत्र से, इंदौर महू से थे, निर्गुणिया कबीर गायन वाले। और भोपाल क्षेत्र से आ गए कौन आपके, तो श्री हरिचंदन सिंह साहब आ गए, है ना, भट्टी साहब। और क्षेत्र कला भोपाल से हैं, मूल निवासी हालांकि आप देहरादून के हैं। भारत भवन के रूपंकर विभाग के डायरेक्टर हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भारत भवन में 6 विभाग हैं, इन 6 विभागों में एक रूपंकर विभाग है और रूपंकर विभाग के क्या हैं, आप निदेशक हैं, अर्थात रूपंकर विभाग के क्या हैं, आप डायरेक्टर हैं। 1981 से भारत भवन भोपाल में आप सेवाएं दे रहे हैं। कब से, 1981 से भारत भवन भोपाल में सेवाएं दे रहे हैं। इवन 2010 में तो आपको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2010 में आपको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ जनजातीय संग्रहालय की संकल्पना दी गई। क्या, जनजातीय संग्रहालय की संकल्पना। 25 साल से लोकरंग महोत्सव के मंच डिजाइन कर रहे हैं और 25, है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी 2-3 फैक्ट। जैसे सबसे पहली तो बात आई, हरिचंदन सिंह भट्टी साहब को क्या मिला है, तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है। संबंध भोपाल से है, क्षेत्र आपका कला का है। और आपकी अगर बात करते हैं, वर्तमान में भोपाल में
में भारत भवन के अंदर रूपंकर जो विभाग है, रूपंकर कला विभाग, यहां पर निदेशक के रूप में, क्या रूपंकर विभाग के अंदर निदेशक के रूप में है। आपको 2010 में कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया गया था, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, गौड़ एवं भील जनजातियों की पारंपरिक चित्रकला, हस्तकला, शिल्पकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने पहचान भी दिलाई है। इसके साथ ही साथ आदिवासी कला और संस्कृति के संवर्धन में आपने योगदान भी दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इनके बहुत सारे काम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से ये सारी चीजें यहां पे आप लोग को याद रखना है। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को हालांकि मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, मतलब जो भी आपका ग्रुप है ना, यहां पे जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, नीचे आपको तत्काल इसका वो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। पर फिलहाल अभी आप लोग इसको देखते जाइएगा। साथ ही साथ जनजातीय जीवन और उसके दैनंदिनी व्यवहार की वस्तुओं का एक संग्रहालय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2016 में उज्जैन सिंहस्थ के दौरान संग्रहालय कला दीर्घा व भित्ति चित्र भी डिजाइन किए हैं। अगली बात करते हैं जगदीश जोशीला साहब। अब जगदीश जोशीला साहब की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो विधा है, क्षेत्र है, कौन सा है? साहित्यिक शिक्षा है। क्या है? साहित्यिक शिक्षा या साहित्य शिक्षा है। बात है कि आपका संबंध कहां से है, तो संबंधित जिला आपका क्या है? निमाड़ है, मतलब कि पश्चिमी खरगोन, खरगोन का गोंगावा। कौन सा है? गोंगावा। जगदीश सिसोदिया, इन्हें जोशीला उपनाम माखनलाल चतुर्वेदी ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जगदीश सिसोदिया कहा जाता है, लेकिन टाइटल नेम क्या है? जोशीला है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। कुछ टाइटल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार तो साहब आपसे टाइटल ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्या है? तो जैसे यहां पर हुआ आपका जोशीला, है ना, तो जोशीला ये टाइटल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर से याद रखिएगा। अगर कभी पूछ लिया जाए कि जोशीला किसका टाइटल है, तो जोशीला टाइटल के बारे में अगर चर्चा करें तो जोशीला टाइटल आपके यहां पर प्रदान किसको किया गया है? तो जोशीला टाइटल प्रदान किया गया है हमारे यहां पर किसको? जगदीश सिसोदिया साहब को। किसको? जगदीश सिसोदिया साहब को। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और आज की अगली हमारी करंट अफेयर की चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब, नेक्स्ट है अच्छा, कुछ एक आध फैक्ट आपको और देखना है इनके बारे में, तो आप लोग अवश्य देख सकते हैं। जैसे फैक्ट्स की अगर मैं चर्चा करूं, कौन से क्या कुछ फैक्ट हैं, है ना, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा जरा। क्या है, मैं इसका नोट 3 का वैसे ज्यादा यूज करता नहीं हूं। खैर चलिए, देश में इकलौते निमाड़ी साहित्यकार हैं। इन्हें टंट्या भील, सिंगाजी, लोकमाता अहिल्याबाई आदि, है ना, गुरु शंकराचार्य पर इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। ये बड़ी बात है, इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों पर उपन्यास भी लिख रखे हैं। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट के साथ में। तो हमारे अगले पॉइंट यहां पर क्या है, देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले हैं श्रीमती सैली होलकर। उद्योग व्यापार से आपका संबंध है। क्या नाम है? सैली होलकर। ठीक है, तो सैली होलकर जी का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है खरगोन से, महेश्वर से। ठीक है, खरगोन अर्थात महेश्वर से आपका संबंध है, इसलिए आप क्या हो जाते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम केवल और केवल यहां पर मध्य प्रदेश के ही, है ना, मध्य प्रदेश के ही व्यक्तित्व करने वाले हैं जिन्हें यहां पर क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार से 2025 में क्या किया गया? नवाजा गया। उसके इतर हम अन्य चर्चा नहीं करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, उसके इतर हम अन्य कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। केवल और केवल हम यहां पर मध्य प्रदेश के ही जितने साहित्यकार या मध्य प्रदेश के जितने खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान, ये सारी चीजें होने वाली हैं, केवल हम इन पर ही चर्चा करने वाले हैं। अन्य किसी पर भी हम यहां चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। बाकी चीजें आप दूसरी जगह से भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब सैली होलकर जी की संबंध हमने बात करी कि खरगोन से है, महेश्वर से है। मूल नाम इनका क्या है? शालिनी देवी है। क्या है मूल नाम? शालिनी देवी है। ठीक है, अगली चर्चा करें इनके बारे में कि विशेष इन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की विरासत से प्रेरित होकर 300 साल पुराने महेश्वरी हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित किया और गुड़ी मुड़ी संस्था की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट है इनकी जो संस्था, इस संस्था का नाम आप लोग याद रखिएगा। संस्था कौन सी है? गुड़ी मुड़ी संस्था। गुड़ी मुड़ी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो साहब गुड़ी मुड़ी संस्था की स्थापना श्रीमती सैली होलकर के द्वारा की गई है। सैली होलकर का काम क्या है? तो उद्योग व्यापार से। उद्योग में कौन सा व्यापार? तो उद्योग में महेश्वरी हथकरघा उद्योग को इन्होंने पुनर्जीवित किया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। किसको? महेश्वरी हथकरघा उद्योग को इन्होंने पुनर्जीवित किया है साहब, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज की अगले टॉपिक पे आते हैं इन्हीं के संबंधित। अब इन्होंने इसके अलावा रहवा सोसाइटी की स्थापना करी। किसकी? रहवा सोसाइटी। विमेन वीप्स और हैंडलूम स्कूल जैसी संस्थाएं भी शुरू करी। बहुत बड़े बड़े, बहुत सराहनीय, बहुत अच्छे कार्य किए। जैसे एक रहवा सोसाइटी की स्थापना करी और विमेन्स वीप्स, विमेन से संबंधित और हैंडलूम स्कूल जैसी संस्थाओं की भी शुरुआत करी है। गुड़ी मुड़ी संस्था की स्थापना करी है। महेश्वरी हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करेंगे ऑब्वियसली। जन्म स्थान अमेरिका का है। शालिनी देवी मातोश्री अहिल्याबाई घराने की बहू है। कौन है? मातोश्री अहिल्या देवी घराने की क्या है? बहू है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि जन्म स्थान इनका क्या है? अमेरिका है। हैंडलूम का जो कार्य है इसको महेश्वर के साथ साथ डिंडोरी बालाघाट तक पहुंचाकर आदिवासी परिवारों को भी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। जो ये क्या काम करती है? सीधा सीधा हैंडलूम, हथकरघा, या यूं कहा जाए कि हाथ से उद्योग करते हैं। मतलब देखेंगे आपके हथकरघा बनाने का काम, कपड़े वगैरह बनाने का काम तो हाथ से ही इस प्रकार से काम करती है। तो ये चीजों को आगे बढ़ाने का मूल दायित्व तो इनको ही जाता है। मतलब पूरी तरीके से काम इन्होंने ही शुरू किया है। और साथ ही साथ जो आदिवासी महिलाएं घर पे रहती हैं उनको भी इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है इसी के माध्यम से। डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन। अब डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन की बात करते हैं। आप मेडिकल से रिलेटेड है, किससे? चिकित्सा से संबंधित है ना। बुधेंद्र कुमार जैन चिकित्सा से संबंधित और आपका जो जिला है सतना जिला चित्रकूट। अब चित्रकूट आप लोगों को पता है मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सी नदी के तट पर? तो मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है चित्रकूट। और चित्रकूट वही है जहां पर राम जी ने वनवास काटा था, है ना। तो जहां पर विपदा पड़ता है सो यावत यही देश। 80% हिस्सा चित्रकूट का मध्य प्रदेश में है और 20% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। जबकि चित्रकूट जिला नहीं है हमारे यहां। चित्रकूट कहां पर जिला है? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिला है, मध्य प्रदेश में जिला नहीं है। यहां पर कामतानाथ स्वामी जी का क्या है? मंदिर है। और साथ ही साथ कामदगिरी पर्वत क्या है? यहां पर अवस्थित है। वही 5 कोस की परिक्रमा कामदगिरी पर्वत की लगानी पड़ती है, तब जाके फिर कामतानाथ स्वामी महाराज के दर्शन होते हैं। ठीक है, फिर है सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय में सेवा प्रदान की। अब देखिए एक यहां पर बहुत ही फेमस आप बात करेंगे तो चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय है। चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय में लोग दुनिया भर से, भारत से नहीं दुनिया भर से लोग अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए, है ना, अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए यहां पर क्या करते हैं? आते हैं। और यहां पर इन्होंने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन। और इसीलिए इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इवन इस अस्पताल में प्रति वर्ष 1.5 लाख आंखों के ऑपरेशन होते हैं। कितना? 1.5 लाख प्रति वर्ष यहां पर आंखों के ऑपरेशन होते हैं। इसलिए ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट चैरिटेबल के नाम से जाना जाता है, चित्रकूट नेत्रालय के नाम से जाना जाता है, चित्रकूट नेत्र चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। कोई भी नाम आ जाए तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं यहां पर इंदौर। अब देखिए विश्व के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में मध्य प्रदेश के इंदौर को भी शामिल कर लिया गया है। अब लीजिए हम बात करते हैं इसमें वेटलैंड्स की। वेटलैंड क्या है? तो साहब 2 फरवरी 1971 की बात है। कब की? 2 फरवरी 1971 की बात है। 1971 में रामसर नामक शहर में, कहां पर? रामसर नामक शहर में। अब ये रामसर की अगर चर्चा आई है तो सब ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, रामसर कहां पर आता है? तो रामसर आता है कहां पर? ईरान में आता है। ठीक है, ईरान के रामसर नामक शहर में आर्द्र भूमि को लेकर क्या हुआ? एक समझौता हुआ। और उसके तहत अगर आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि भाई बहुत सारे आपके यहां पर वर्तमान में वेटलैंड की लिस्ट मिल जाएगी कि इतने सारे स्थल हैं किसके रूप में? वेटलैंड के रूप में। लेकिन मध्य प्रदेश में कुल कितने स्थल हैं जिनको वेटलैंड के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और इसी एवज में आप देखेंगे और पाएंगे कि जो आपका ये है मतलब 2 फरवरी है। कितना? 2 फरवरी है। 2 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? हमारे यहां पर वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है। हालांकि आगे इसमें पूरी आपको थ्योरी देखने के लिए भी मिल जाएगी पूरी। अभी आगे मैं इसमें थ्योरी भी बताऊंगा, पूरा इसका प्रॉपर बना हुआ है। अब इंदौर के 2 रामसर स्थल हेतु शामिल किए गए हैं। पहला है सिरपुर लेक, जिसके नाम से जाना जाता है। एक कौन सा? सिरपुर लेक है। ठीक है, और 3 अगस्त 2022 को शामिल किया गया। वहीं यशवंत सागर डैम, यशवंत सागर डैम जो है इसको शामिल कब किया गया है? 13 अगस्त 2022 को यशवंत सागर डैम को शामिल किया गया। इसके पहले से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कौन सा था?
पूर्व में, है ना, इसके पूर्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कौन सा था, तो भोजताल था, या बड़ा तालाब के नाम से जिसे आप जानते हैं। कौन सा, भोजताल। भोजताल की बात करते हैं 2002 में, भोपाल का है ये भोजताल, जिसे क्या किया गया था, रामसर साइट के रूप में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसके इतर अगर हम आगे और बढ़ते हैं, और किसको शामिल किया गया है यहां पर, वेटलैंड की सूची में मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश में वेटलैंड की सूची में जो आपका कौन सा है, यहां पे ये दोनों हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी है वेटलैंड की सूची के रूप में, उन्हें भी यहां पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो वो मैं सारे के सारे आपको यहां पर क्या करा देता हूं, लिखा देता हूं। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थियरी इसकी थोड़ी सी आगे आपको देखने के लिए हालांकि मिलने ही वाली है। ठीक है, जैसे एक है तवा वाला, कौन सा है, तवा डैम का है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा, तवा डैम। ठीक है, तवा डैम तवा नदी पर ही बना हुआ है, और ये तवा नदी आपको देखने के लिए कहां पर मिलने वाली है, तो तवा नदी आपको होशंगाबाद के पास में देखने के लिए मिलेगी, जिसे तवा डैम या तवा जलाशय के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, जानते हैं। ठीक है, तवा जलाशय ये भी हमारे यहां पर रामसर साइट के रूप में शामिल कराया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे और भी देखते जाते हैं। मध्य प्रदेश की चूंकि रामसर साइट्स आई हैं, तो सारी की सारी रामसर साइट्स हम यहां पर मध्य प्रदेश से संबंधित लिख ही लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है अपना 25 जनवरी 2025 को रामसर कन्वेंशन ने विश्व के 31 शहरों को वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता प्रदान करी है। ठीक है, 2 फरवरी आपको याद रखना है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे के रूप में, वेटलैंड है ना, वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अगर आप इसे समझें, वेटलैंड डे का मतलब क्या है, आर्द्रभूमि दिवस के रूप में आयोजित कराया जाता है। भारत में पहली बार 2 शहरों को रामसर द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। पहला शहर कौन सा है, इंदौर है, और मध्य प्रदेश का दूसरा है उदयपुर है। पहली बार 2 शहरों को यहां पर वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, यह एक वैश्विक पहल है जो शहरी व उपनगरीय वेटलैंड को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करना तो है ही, कि हम सामाजिक रूप से भी आपको लाभ प्रदान करेंगे, आर्थिक रूप से उसको डेवलप करने के लिए भी प्रदान करेंगे। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, जैव विविधता संरक्षण होगा। वेटलैंड्स के माध्यम से कभी भी बाढ़ आने का खतरा है वो कम हो जाता है। जल की गुणवत्ता में भी क्या होता है, सुधार होता है। आपको पता है 2 फरवरी 71 को ईरान के रामसर शहर में समझौता हुआ, हमने आपको बताया ही है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहां है, ठीक है, तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र जो आपको ताला या ताल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र की अगर हम बात करते हैं, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है, उमरिया के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं आज की अगली खबरें को, है ना। तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता अधिनियम 2004 में आया। अधिनियम भी याद रखिएगा, अधिनियम अवश्य पूछे जाते हैं, इसके साथ ही साथ बोर्ड भी पूछा जाता है। तो जैव विविधता बोर्ड कब गठित हुआ था, तो साहब जैव विविधता बोर्ड हमारा 2005 में गठित हुआ था, है ना। सिपावरा, चंबल और शिप्रा नदियों के संगम पर विकसित किया जाएगा। सिपावरा, चंबल और शिप्रा नदियों के संगम पर विकसित होगा। अगला है मद्य निषेध संकल्प दिवस। अब देखिए मद्य निषेध संकल्प दिवस की अगर चर्चा होती है कि साहब ये मद्य निषेध संकल्प दिवस क्या है, तो मद्य निषेध संकल्प दिवस के बारे में अगर हम चर्चा करें, मद्य निषेध संकल्प दिवस हमारे यहां पर क्या है, कैसे जाना जाएगा। ये 30 जनवरी जब महात्मा गांधी की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, है ना। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मद्य निषेध दिवस के रूप में इसको मनाया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, और 30 जनवरी को जब इनकी डेथ होती है, इसको मद्य निषेध दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि किस महापुरुष के दिवंगत दिवस को, है ना, या महापरिनिर्वाण को, या परिनिर्वाण भी कह सकते हैं, इसको किसके रूप में मनाया जाता है, यहां पर मद्य निषेध के रूप में, तो यहां पर गांधी जी के ही पुण्यतिथि के, है ना, पुण्यतिथि है, उसको मनाया जाता है मद्य निषेध के रूप में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आज की अगले पॉइंट्स को, सीतामऊ साहित्य महोत्सव। अब सीतामऊ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चूंकि सीतामऊ कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, सीतामऊ है मंदसौर में। ध्यान से देखिएगा, सीतामऊ जो है ये आपका कहां पर है, मंदसौर में है। और सीतामऊ जो आपका मंदसौर में देखने के लिए मिलेगा, अभी हाल ही में यहां पर एक और कार्यक्रम हुआ है, वो नवीन करंट अफेयर में मैं अपडेट कराऊंगा। ठीक है, 3 दिवसीय साहित्य का सम्मेलन हुआ है 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को।
कितने तारीख को? 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को सीतामऊ में साहित्य सम्मेलन 3 दिनों का हुआ है। मालवा क्षेत्र के साहित्यिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए, क्या करने के लिए? मालवा क्षेत्र का साहित्यिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए। अब सीधा क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि सीतामऊ कहां पर है? तो सीतामऊ आपका मंदसौर में है। मंदसौर आपका अफीम के लिए जाना जाता है, मंदसौर आपका स्लेट के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसके लिए? स्लेट के लिए जाना जाता है, अफीम के लिए जाना जाता है। अगली चर्चा करते हैं, नेक्स्ट है देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। क्या है? देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में मंत्री परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई। कहा? देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को स्वीकृति दी गई। कब? 24 जनवरी 2025 को। अब ये लोकमाता अहिल्याबाई का जो 300वां जन्म जयंती वर्ष था, इसी पर इसको स्वीकृति मिली है। और महेश्वर जो है जानापाव माइक्रो उद्वहन सिंचाई प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया। कहां पर? महेश्वर में। महेश्वर में जानापाव माइक्रो उद्वहन सिंचाई जो प्रोजेक्ट है, इसका शिलान्यास किया गया। नाम है इसका जानापाव माइक्रो उद्वहन सिंचाई प्रोजेक्ट, महेश्वर अर्थात खरगोन में। मध्य प्रदेश का गौरव कूनो नेशनल पार्क। क्यों कूनो नेशनल पार्क? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में आपको 76 चीते देखने के लिए मिलेंगे, है ना। 76 चीते तो हैं, लेकिन ये 76वें गणतंत्र दिवस है ना। अभी यहां पे संख्या इनकी क्या है? घटी बढ़ी है थोड़ा सा, वो हम नंबर और देख लेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस में मध्य प्रदेश की झांकी की थीम चीतों की भूमि। सबसे ज्यादा जो चीतों की संख्या बढ़ रही है वो कूनो में ही बढ़ रही है, और कूनो से अब अलग अलग जगह पर क्या किए जा रहे हैं? चीतों को भेजा जा रहा है कि यहां पर चीतों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो अनुकूल है इतनी ज्यादा जगह। उज्जैन जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई। किसकी? जल संचय जन भागीदारी अभियान, जल का संचय करना और जन की भागीदारी। तो जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत उज्जैन से हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की शुरुआत सूरत और अहमदाबाद से की गई थी। जल संचय जन भागीदारी अभियान की राष्ट्रीय स्तर पर जो शुरुआत हुई है सूरत से और अहमदाबाद से की गई, लेकिन मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत उज्जैन से की गई। इस अभियान में अगर हम बात करते हैं तो जो युवा शक्ति है, युवा है, इनको जोड़ा जाएगा और इनको जोड़कर युवाओं को प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है बीटिंग द राइट। क्या है? बीटिंग द रिट्रीट। बीटिंग द रिट्रीट, गणतंत्र दिवस के समापन समारोह पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन दिल्ली के साथ भोपाल में भी किया गया। 29 जनवरी 25 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद स्थित लाल परेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया। किसका? बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया गया है। अगली चर्चा करते हैं, मुख्य अतिथि कौन थे यहां पर बीटिंग द रिट्रीट में? ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल रहे। अब मंगू भाई छगन भाई पटेल का कौन सा क्रम है ये भी बताइए। पहले राज्यपाल कौन थे ये भी पता होना चाहिए। सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन थे? सबसे अधिक समय के लिए राज्यपाल कौन थे? तो ये सारे सराउंडिंग फैक्ट्स चलते हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम को गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम सोपान माना जाता है। 29 जनवरी को जो हुआ, शाम को आयोजन हुआ इसका। एक प्राचीन परंपरा है, इसमें बीटिंग द रिट्रीट में युद्ध में बिगुल बजाकर रिट्रीट की घोषणा की जाती थी और संकेत पर सैनिक अपने हथियार बंद कर लेते थे तथा युद्ध का विराम हो जाता था। युद्ध मतलब नियमों से लड़ा जाता था पहले, है ना, कि कह दिया कि युद्ध अब नहीं लड़ना है, शाम हो गई तो सभी लोग अपने हथियार रख देंगे, अस्त्र शस्त्र सारे अपने क्या कर देंगे? रख देंगे। इसके अलावा जब कोई नहीं मरता था तो उससे जाके पूछा जाता था कि भैया बता दो तुम कैसे मरोगे, है ना, क्या है? तो वो बताता था कि मेरा अंत केवल इससे होगा, आप याद करिए, है ना। तो पहले युद्ध ऐसे लड़े जाते थे। प्रथम बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन 52 में किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदेश के श्योपुर जिले की सहारिया जनजाति के द्वारा पारंपरिक लहंगी नृत्य का प्रदर्शन किया गया, है ना। इस बार 2025 में सहारिया जिले की एक जनजाति है, सहारिया जो जनजाति है कहां की? श्योपुर जिले की। तो सहारिया जनजाति के द्वारा लहंगी नृत्य का आयोजन किया गया, है ना। अब ये जो सहरिया जनजाति है प्रिमिटिव ट्राइब्स है। 3 जनजातियां हैं जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के रूप में जानी जाती हैं, BBS, बैगा, भारिया और सहरिया, जिनमें से सहरिया जनजाति का नृत्य है लहंगी नृत्य, ध्यान रखिएगा। अगला है यहां नर्मदा साहित्य मंथन। 2025 का नर्मदा साहित्य मंथन इंदौर में आयोजित हुआ। 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक आयोजन किया गया। किसका?
नर्मदा साहित्य मंथन 2025। ठीक है, याद रखिएगा नर्मदा साहित्य मंथन के रूप में इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा नर्मदा साहित्य मंथन, याद रखिएगा डेट 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन कराया गया। इसके अलावा कहां पर, तो ये आपका इंदौर में आयोजन हुआ है, अहिल्या विश्वविद्यालय उद्देश्य है ना, कहां, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ है, मतलब DAVV है ना, जो DAVV है संस्थान, DAVV जो यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, यहां पर नर्मदा साहित्य मंथन का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक जीवन के विविध पक्षों पर विचार मंथन और ऐतिहासिक जागरण को प्रोत्साहित करना, यही इसका क्या था, मूल उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया का कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप। क्या है, कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप आयोजन कहां हुआ, हांगकांग में इसका आयोजन किया गया। पहली बात। दूसरी बात, एमपी के युवा खिलाड़ी अक्षय बरोई और हिमांशु टंडन है ना, हिमांशु टंडन ने हांगकांग में आयोजित जो ये एशिया कप कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप रही, इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बस इतना याद रखिएगा प्लेयर का नाम, और प्लेयर ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है, तो प्लेयर ने अभी यहां पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। प्लेयर का नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी अक्षय बरोई और हिमांशु टंडन, इन दोनों ने हांगकांग में जो प्रतियोगिता हुई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला है कौन सा, नेक्स्ट गिफ्ट, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जिला झाबुआ से गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि पर झाबुआ जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया। कहां पर, झाबुआ जिले में। ठीक है, झाबुआ आदिवासी बाहुल जिला है, याद रखिएगा। मोटी आई मॉडल, अब देखिएगा, अब यहां पर जो आपके अलग है मोटी आई मॉडल करके लिखा हुआ है, तो इसे भी आपको समझना है एक्चुअल में ये है क्या, है ना। मोटी आई मॉडल, ये आई से, मोटी आई मॉडल किससे संबंधित है, तो कुपोषण से मुक्ति के लिए आई मॉडल को अपनाया गया है ना। और ये कहां से शुरू हुआ है, झाबुआ से। स्मरण कार्यक्रम खंडवा जिले का है। किसको स्मरण किया गया, तो लेखक एवं पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर खंडवा जिले में स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो साहब इसका आयोजन खंडवा में किया गया। आपको ज्यादातर जो साहित्यकार देखने के लिए मिलेंगे, कहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो साहब आपको ज्यादातर साहित्यकार खंडवा जिले में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चूंकि जब इनकी पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि कब की है, 30 जनवरी को पुण्यतिथि इनकी भी मनाई जाती है। और डेथ कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1968 में आपकी डेथ हुई थी। जन्म की अगर बात आती है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो जन्म आप सभी को पता है कि साहब 4 अप्रैल 1889। कब, 4 अप्रैल 1889 होशंगाबाद बाबई ग्राम में आपका जन्म हुआ था। कहां पर, वर्तमान नर्मदापुरम के नाम से जिसे आप जानते हैं, क्या, नर्मदापुरम। ठीक है, होशंगाबाद बाबई ग्राम, बाबई ग्राम वर्तमान किसके नाम से, नर्मदापुरम के नाम से आप इसे वर्तमान में जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ही इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है क्या, उद्रेका सिंह। अब देखिए उद्रेका सिंह का संबंध सतना जिले से है भाई, ध्यान रखना है ना। उद्रेका सिंह जो है, इनका एक गेम है आइस स्केटिंग। आपने स्केटिंग नॉर्मल देखी होगी, क्या करते हैं कि स्केट पहनते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, दौड़ते हैं, है ना, चलते हैं या दौड़ते हैं, जो भी स्केटिंग करके, तो वो एक गेम है प्रॉपर। लेकिन आइस स्केटिंग इससे इतर एक गेम है। होता क्या है इसमें कि जो बर्फ होती है, बर्फ में ही स्केटिंग करने का काम होता है, ये इनका गेम है। खेलो इंडिया विंटर यूथ गेम, देखिए एक होता है KIYG 2025 की अगर बात करें तो साहब ये कहां पर हो रहा है, बिहार में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी अलग बात हो गई, लेकिन बात हो रही है खेलो इंडिया विंटर यूथ गेम। क्या है, खेलो इंडिया विंटर यूथ गेम, ये 2025 का है। ठीक है, ये अलग है। इसमें अगर बात करें तो सतना जिले की है, जिनका नाम है उद्रेका सिंह। 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक आइस स्पीड स्केटिंग स्पर्धा में मध्य प्रदेश के लिए एकमात्र पदक, कांस्य पदक प्राप्त किया। मध्य प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी रही जिनने इसमें एक पदक प्राप्त किया, और वो कांस्य पदक रहा है ना। एमपी दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर रहा, मतलब इस पदक तालिका में पूरे में एमपी का जो प्लेस है, खेलो इंडिया यूथ मतलब विंटर यूथ गेम्स है। कौन सा है ये, तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम आपका अलग है, ये अभी आयोजन हो रहा है, मतलब ये आयोजन पूरी तरीके से क्या है आपका चल रहा है। लेकिन ये जो है कौन सा है, खेलो इंडिया विंटर यूथ गेम है। ठीक है,
विंटर यूथ गेम 2025 का है, जिसमें मध्य प्रदेश की रैंक आपको बड़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। 10वीं रैंक है भाई, दिल्ली के साथ साथ आपको इसकी जो रैंक देखने के लिए मिलेगी, 10वीं मध्य प्रदेश की रैंक देखने के लिए मिलेगी। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये प्रॉपर शुरू कब से हुआ है, हम इसको आयोजन स्थान को भी देख लेते हैं। ठीक है, कहां पर किया गया, तो साहब जम्मू एंड कश्मीर के अगर हम बात करते हैं तो लेह में, साथ ही साथ कहां पर, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। तो ये तो हो गई साहब क्या बात, आयोजन की बात। ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आयोजन इस जगह पर हुआ। कब का था ये, 2025 का आयोजन था। ठीक है, इसके अलावा कब से कब तक हुआ, तो 23 से लेकर 27 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ। कब से, 23 से लेकर 27 जनवरी तक इन खेलों का क्या किया गया, आयोजन कराया गया है। ठीक है, इसके अलावा पहला चरण और मतलब बाकी सारी चीजें आपको इसमें इतना इंपॉर्टेंट याद नहीं रखनी है, क्योंकि ये विंटर गेम्स है, नॉर्मल वाला नहीं है, है ना, शीतकालीन गेम है ना, इसलिए ये आपको ज्यादा इतना याद नहीं रखना। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट रहा है, ये सबसे फर्स्ट कौन है ये याद रखना है, आर्मी। कौन, आर्मी। आर्मी इसमें क्या है, यहां पे आपका फर्स्ट पे रही है। इनको आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो तीनों इनकी बात कर लेते हैं, तो इनको 7 गोल्ड मेडल मिले हैं, 7 के अलावा 5 इनको रजत पदक मिले हैं, 6 इनको कांस्य पदक मिले हैं, और इस प्रकार से आप इनकी क्या देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं, है ना। सेकंड प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, हिमाचल रहा है। कौन है सेकंड पे, हिमाचल यहां पे सेकंड पे रहा है, इसलिए ये थोड़ी सी चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा ये मैं आपका ऐड ऑन करा रहा हूं। ठीक है, ये चीज आपका क्या है, अलग है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 ये बाद में कराया जाएगा, क्योंकि ये अभी आपका क्या है, चल रहा है, ये बाद में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या है, रनिंग है, इसलिए नहीं करा सकते हैं। अगली चर्चा करते हैं पदक तालिका। लीजिए लिखा हुआ है 4, 2, 6 और 1, 7। ये कहां पर, लद्दाख की बात करते हैं, है ना। लद्दाख को पदक तालिका इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तमिलनाडु की पदक तालिका, महाराष्ट्र की पदक तालिका, मध्य प्रदेश की पदक तालिका। मध्य प्रदेश को केवल और केवल एक क्या मिला है यहां पर, तो ये आपका मध्य प्रदेश को केवल एक कांस्य पदक ही मिल पाया है। ठीक है, चलिए दामोदर आर्य की बात करते हैं, इंटरनेशनल कमेंटेटर, है ना, इंटरनेशनल कमेंट्री करते हैं। कौन, दामोदर प्रसाद आर्य हॉकी इंडिया लीग में कमेंट्री करेंगे। क्या करेंगे, हॉकी इंडिया लीग जो आयोजित होगा उसमें कमेंट्री करने का काम साहब को दिया गया है ना। राउरकेला ओडिशा में आयोजित हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग के प्रथम सेमीफाइनल तथा तीसरे स्थान के लिए होने वाले मैचों में कमेंट्री करने वाले हैं। ठीक है, दामोदर विगत 25 वर्षों से रेडियो और टीवी पर भी कमेंट्री करते आ रहे हैं, है ना। दामोदर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में कार्यरत है अभी देखा जाए, और दामोदर बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर रहे। क्या रहे हैं, बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर। तो बस दामोदर साहब का नाम आए तो याद रखिएगा, जापान। नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। डॉक्टर मोहन यादव निवेश के उद्देश्य से 4 दिवस की जापान की यात्रा पर गए हुए थे। कहां, जापान की यात्रा पर गए हुए थे। अब जापान में इन्होंने कई सारे शहरों में पार्टिसिपेट किया, कई सारे शहरों में भाग लिया। जापान से मूल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, सीधा सीधा, जापान कुल कितने द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है जापान से रिलेटेड, अगर आपको सिंपल जीके से रिलेटेड, कि जापान जो है कितने द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है, तो फोन्सु, केसु, किसेसु, इस प्रकार से नाम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मोहन यादव की तीसरी विदेश यात्रा, इससे पूर्व ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा पर भी आप गए हुए थे। अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं तो खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत 19 जनवरी 2025 में की गई। कब की गई, 19 जनवरी 2025। यात्रा के दौरान फ्रेंड्स ऑफ एमपी जापान टीम से मुलाकात हुई। जापान को 2023-24 में $92.8 मिलियन का निर्यात किया गया, जिसमें फार्मास्यूटिकल, एल्यूमिनियम, मशीनरी सामान शामिल है। इतना नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि हमारे यादव जी कहां की यात्रा पर गए थे, तो जापान की यात्रा पर गए थे। कब गए थे जापान की यात्रा पर, तो यह भी आपको यहां पर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि जनवरी में, है ना। खैर, अगली चर्चा करते हैं सुनील पावगी और शाश्वती मंडल। 2 नाम याद रखने हैं, एक सुनील पावगी और दूसरी है शाश्वती मंडल। अब इन दोनों के लिए क्या है, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने ग्वालियर के संगीतज्ञ सुनील पावगी हैं और शाश्वती मंडल है, इनको 2023 का शिखर सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, कौन सा सम्मान है, तो शिखर सम्मान प्रदान किया है 2023 का। अब मध्य प्रदेश के सारे सम्मान तो आपको याद ही करने हैं, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान
ये जो सम्मान है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का जो शिखर सम्मान है, इसके लिए अगर बात की जाए 2023 का 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र यहां पर प्रदान किया गया। कितना? 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र को क्या किया गया, इनको यहां पर प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हुआ। अब अगली चर्चा हम इसके बारे में करते हैं, मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान के बारे में, है ना। क्योंकि ये राज्य शिखर सम्मान है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जितने भी आपके सम्मान हैं, सारे के सारे सम्मान आप लोग अवश्य पढ़ के जाइएगा परीक्षा में, है ना। सारे सम्मान आप लोग परीक्षा के लिए जरूर पढ़ के जाइएगा। अब जैसे शिखर सम्मान है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यहां पर ग्वालियर एवं आगरा घराने के प्रतिनिधि हैं संगीतज्ञ पद्म भूषण पंडित पीजी जोग के शिष्य सुनील पावगी को यह सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन के लिए मिला है। क्या करते हैं? वाद्य बजाते हैं, वाद्य वादन इनका क्या है, काम है। और इसी के लिए अभी इन्हें शिखर सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है। पंडित बाला साहब पूंछ वाले की शिष्या ग्वालियर घराने की गायिका शाश्वती मंडल को गायन के लिए मिला है। ठीक है। तो जो शाश्वती मंडल है, इनको क्यों मिला है? तो शाश्वती मंडल को साहब गायन के क्षेत्र में मिला है। किसके क्षेत्र में मिला है? गायन के क्षेत्र में मिला है शाश्वती मंडल को। ठीक है। तो ये दोनों लोगों का नाम हो गया, और दोनों को किस क्षेत्र में मिला है, ये भी आपका पॉइंट यहां पर हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम यहां पर आगे और देखते हैं अगली खबरों को। ठीक है। जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो क्या है, उसको देखने का एक बार प्रयास करते हैं। चलिए, हर्ष गवली 24-25 के मध्य प्रदेश की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी हैं। कब के? रणजी ट्रॉफी के। अब देखिए, रणजी ट्रॉफी की जब बात आती है ना, कि भाई रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई, तो रणजी ट्रॉफी कब लास्ट में खेली गई, सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती, तो इस प्रकार से आपके सामने सारे ही फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, है ना। 34-36 का समय है शायद इसका रणजी ट्रॉफी के आयोजन की, है ना। तो आयोजन की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत कब से होती है रणजी ट्रॉफी की, तो साहब रणजी ट्रॉफी शुरू होता है कब से? 1934 से रणजी ट्रॉफी की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती। तो ये तो हो गई साहब शुरुआत। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता, तो ऑब्वियसली बीसीसीआई ही करेगा, है ना। कौन करेगा? बीसीसीआई ही करेगा, है ना। टीमों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल कितनी? 37 टीमें इसमें है। कितनी टीमें हैं? 37 यहां पर आपको टीम देखने के लिए मिलेगी। सर्वाधिक बार कौन जीता है रणजी ट्रॉफी, तो मुंबई इंडियंस। अगर हम बात करते हैं मतलब मुंबई की, तो 41 खिताब किसके नाम है? मुंबई के नाम है। यानी कि सर्वाधिक खिताबों की रणजी में बात करें तो मुंबई के पास में ही है। ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं यहां पर अगले फैक्ट्स को, कि मध्य प्रदेश से हर्ष गावली साहब हैं या हर्ष गवली साहब हैं, जिनको सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की ओर से यहां पर पुरस्कार प्रदान किया गया है। रणजी सीजन का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ 258 रनों की पारी खेलते हुए 25 चौके और 6 छक्के लगाए थे। कितना? 25 चौके लगाए और साथ ही साथ 6 छक्के लगाए थे, इसलिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे और चीजों को देखने का प्रयास करते हैं हर्ष गवली साहब के अलावा। नेक्स्ट अगले आते हैं यहां पर प्रोटीन कैपिटल मध्य प्रदेश। क्या है अगला टॉपिक? प्रोटीन कैपिटल मध्य प्रदेश का है। जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट के साथ आता है आर्थिक सर्वेक्षण, है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के दौरान निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि सोयाबीन, चना और दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पे है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो लगभग 49-50 जिले ऐसे हैं, है ना। 50 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, चने का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है, दालें भी पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती हैं। तो इस हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण में निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सोयाबीन, चना, दाल, ये सब उत्पादन होता है। इससे प्रोटीन की आपूर्ति का इसे एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इन फसलों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो, अगर हम बात करते हैं किसका, मुख्य फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में हम स्थान की भी चर्चा करते हैं कि कौन सी फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश हमारा कहां है, टॉप पे है, याद रखना है ना। फिर चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कंट्री में कहां है, टॉप पे है। दलहन उत्पादन में कंट्री में मध्य प्रदेश का स्थान टॉप पे है। गेहूं उत्पादन में अब देखिएगा यहां पर मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया है, सेकंड हो गया है। तिलहन उत्पादन में
मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, सेकंड हो गया है। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया है, थर्ड नंबर पर है। तो साहब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, सोयाबीन, चना और दाल, ये तीनों के उत्पादन में, प्रोटीन उत्पादन में मध्य प्रदेश एक प्रकार से टॉप पे है। गेहूं में दूसरे पर है, तिलहन में दूसरे पर है, जबकि मक्का के उत्पादन में तीसरे प्लेस पर है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के आंकड़े, ये हमारे क्या है, हेल्थ के कुछ यहां पर क्या है, आपको आंकड़े या रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हेल्थ की जो रिपोर्ट्स हैं ये आप लोग देखने का प्रयास करिएगा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 28 प्रति हजार, कितना मतलब 1000 शिशुओं में 28 है। कितना है, 1000 शिशु में अगर देखा जाए राष्ट्रीय कितना है, 28 है ना, प्रति हजार के विरुद्ध प्रदेश में ये कितना है, 43 है प्रति हजार। कितना है, 43 है प्रति हजार। शिशु की बात हो रही है, तो अगर 1000 शिशु हैं उनमें 43 की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो शिशु मृत्यु दर ये मध्य प्रदेश का है, और ये किसका है साहब, तो ये इंडिया का है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सरकार के प्रयास के कारण यहां पर ये रेट अच्छा हुआ है। प्रदेश में जन्म दर 24.1 प्रति हजार है। जन्म दर कितना है, 24.1 है प्रति हजार। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये जन्म दर की बात हो रही है। ध्यान रखना, बर्थ रेट की बात हो रही है, और वो भी कहां पर, तो एमपी में बर्थ रेट की बात हो रही है। जबकि राष्ट्रीय जन्म दर की अगर हम बात करते हैं तो 19.5 पर थाउजेंड है। कितना है, 19.5 पर थाउजेंड है, ये जन्म दर है, और स्पेशली कहां की है, ये इंडिया की है। ठीक है, मध्य प्रदेश में औसत आयु 67.4 है। ठीक है, एवरेज एज भी आप लोग यहीं पर साथ में कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसके बारे में अगर एवरेज एज की बात करूंगा ना, तो एवरेज एज जो अभी आपका नया डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किसके अनुसार, तो आपकी जो नई अभी रिपोर्ट आई है इसकी किसकी, वैश्विक जो पूरी पूरी रिपोर्ट आई है एचडीआई की, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो पूरा नेशन वाइज लगाता है। तो नेशन वाइज वो रिपोर्ट हमारी क्या है, थोड़ी सी अलग है ना। हालांकि ये एरिया लगभग यही आता है, 72-73 वर्ष एचडीआई ने पूरे इंडिया के लिए बताया है वहां पे। और यहां पे अगर हम देखते हैं तो 70 वर्ष यहां पर ये हमारा आंकड़ा है। कितना, 70 वर्ष। ठीक है, ये हो गया साहब किसका, 70 वर्ष इंडिया का हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का कितना है, तो 67.44 वर्ष किसका है, ये एमपी का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सर, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप लोग अवश्य याद रखना। हमने बात कर ली यहां पर बहुत सारी, जन्म दर की बात करी हमने, मृत्यु दर की बात करी हमने, यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी है, जीवन प्रत्याशा की बात करी है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपका। ठीक है, अब फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर है हमारे यहां पर कितना है, तो शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार है, जबकि भारत का शिशु मृत्यु दर 28 प्रति हजार है। वहीं पर जन्म दर की बात करते हैं, भारत का 19.5 प्रति हजार है जन्म दर, और 24.1 प्रति हजार है किसका, मतलब यहां मध्य प्रदेश का जन्म दर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं कहां पर, औसत आयु में 70 वर्ष की औसत आयु बताई जा रही है भारत की, जबकि 67.4 वर्ष औसत आयु बताई जा रही है मध्य प्रदेश राज्य की। अगली चर्चा करते हैं, यहां पर क्या है, उज्जैन। उज्जैन के किसान अश्वनी सिंह चौहान हड़प्पा कालीन गेहूं जो गोल आकार का होता है उसे क्या किया है, उगाया है। अब उज्जैन के एक किसान है, नाम है अश्वनी सिंह चौहान, हड़प्पा कालीन गेहूं है जैसे गोल आकार का, गोलाकार गेहूं है, ध्यान देखना, गोलाकार गेहूं है जिसे अभी उगाया है ना। सोना मोती नाम से जाना जाने वाला ये गेहूं लंबा ना होकर गोलाकार है, सोना मोती नाम से जाना जाता है साहब। कैसा है, सोना मोती नाम से इस गेहूं को जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, किस नाम से जाना जाता है इस गेहूं को, तो सोना मोती नाम से इस गेहूं को जाना जाता है। ये थोड़ा एक आपको अलग फैक्ट देखने के लिए मिलेगा, है ना। ध्यान से देख लीजिए, किस नाम से जाना जाता है, सोना मोती के नाम से जाना जाता है। मैं हो सकेगा तो यहां पे अभी आपको एक इमेज भी दिखा देता हूं। क्या नाम है, SONA, प्रयास करता हूं, अगर मान लीजिए
कभी ऐसा हो पाया संभव कि मैं आपको यहीं पर दिखा पाऊं तो मैं दिखा देता हूं, क्योंकि चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप एक बार देख लेते हैं, है ना, तो वो फिर कभी क्या है, भूलती नहीं है ना। अगर कोई चीज आपने देख ली है ना, तो वो चीज फिर आपको कभी भूलेगी नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट होता है। सोना, मोती, गेहूं। इससे क्या है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल इसकी पैठ हो जाएगी, आपके दिमाग में बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। फिर इसके बाद में कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके बारे में कुछ देखने की या कुछ जानने की। तो सोना, मोती, गेहूं कहां पर, बस इतना ही अगर आपके दिमाग में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए, तो आप अवश्य बता पाएंगे कि ये सोना, मोती, गेहूं कहां पर पाया जाता है, किस जगह पर मिलता है सोना, मोती, गेहूं, है ना। एक मिनट, अभी इमेजेस इसकी प्रॉपर ओपन हो नहीं पा रही है। देखिए, शायद ये आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये है सोना, मोती, गेहूं, है ना। क्या है ये, हमारा सोना, मोती, गेहूं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको लेके चलता हूं इधर से। डन, क्रॉस, और ये लीजिए, ये आ गया आप लोगों के सामने कौन सा, सोना, मोती, गेहूं। इसकी इमेज को हम लोग थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करते हैं। ये है आप लोगों के सामने कौन सा, सोना, मोती, गेहूं, है ना। ये लीजिए, लीजिए, सारा काम यहीं पर बैठे बिठाए हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका उज्जैन के अश्वनी सिंह चौहान साहब है। चूंकि हड़प्पा काल में जो गेहूं होता था वो गोलाकार होता था, और वहीं से इसका उदय हुआ, वहीं से इनको जानकारी लगी, और बाद में इन्होंने गोलाकार गेहूं को क्या किया, उगाया। गेहूं की जो पैदावार है प्रति एकड़ 15 क्विंटल होता है भाई साहब। एक एकड़ में कितना होता है, 15 क्विंटल गेहूं हो जाता है। सामान्य गेहूं के मुकाबले सोना, मोती गेहूं 3 गुना अधिक, और फॉलिक एसिड 267% अधिक, खनिज, है ना, 267% अधिक खनिज, और 40% अधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इस गेहूं में ग्लूटेन की जो मात्रा है वो कम होती है। तो ये गेहूं कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है हर दृष्टिकोण से। देश का प्रथम जन मन आवास। अब बात आती है देश के पहले जन मन आवास की। ठीक है, जनमन आवास में बात करें तो शिवपुरी निवासी भागचंद्र आदिवासी ने मात्र 29 दिन में देश का पहला जनमन आवास बनाया है। कितने दिनों में, 29 दिनों में देश का पहला जनमन आवास बनाया है। कहां के हैं, शिवपुरी के हैं। नाम क्या है, तो इनका नाम है भागचंद्र आदिवासी। मुर्मू जी ने उन्हें भोजन पर राष्ट्रपति भवन दिल्ली भी बुलवाया था। शिवपुरी जिले और प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। वहीं जनमन योजना के अंतर्गत करीब 21 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। किसका, मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ 21 जिलों में किया गया। मेडिकल यूनिट मतलब मोबाइल, जैसा मोबाइल डीजे, मोबाइल न्यायालय, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल एटीएम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने वाली चीजों के आगे मोबाइल लगा दिया जाता है। अमृता त्रिपाठी, मध्य प्रदेश राज्य टीबी सेल ने अमृता त्रिपाठी को, किसको, मध्य प्रदेश राज्य टीबी सेल ने अमृता त्रिपाठी को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है, ठीक है, तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नाम याद रखिएगा, अमृता त्रिपाठी। अमृता त्रिपाठी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो भोपाल से आपका संबंध है ना। और आपको टीबी सेल कार्यक्रम, मतलब अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सेल ने अपना राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। इसके अलावा साहित्यिक क्षेत्र की दुनिया का एक बड़ प्रतिष्ठित समागम भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन भोपाल में किया गया। किसका, साहित्यिक क्षेत्र की दुनिया का एक बड़ा प्रतिष्ठित समागम, बहुत ही ज्यादा एक फेमस समागम, भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल। क्या नाम है, भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का 7वां एडिशन, 7th एडिशन है ये, 7वां संस्करण है, और इस 7वें संस्करण का शुभारंभ भोपाल में हुआ है। आयोजक जो है कल्चरल एंड एनवायरमेंट है। पद्मश्री गोंड कलाकार भूरी बाई के चित्रों की यहां पर आपको प्रदर्शनी भी देखने के लिए मिलती है।
मोहन सिंह सिलावट। मोहन सिंह सिलावट की बात करते हैं तो जो आत्मा योजना है, कौन सी योजना? आत्मा योजना। इसके अंतर्गत जैविक खेती के लिए राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार 22-23 मोहन सिंह सिलावट को प्रदान किया गया है। आप निवासी कहां के हैं? तो गुना के निवासी हैं। 24वें अंतरराष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव भारंगम, कौन सा है? 24वां अंतरराष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव है, जिसका नाम क्या है? भारंगम। ठीक है, ये आयोजन कहां पर आयोजित हुआ है? तो साहब भोपाल में हुआ है ना। 28 जनवरी से लेकर और 16 फरवरी तक इसका आयोजन कराया गया। कब से कब तक? 28 जनवरी से 16 फरवरी तक। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली की ओर से 25वें अंतरराष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव भोपाल में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मणिपुर, कोलकाता, दिल्ली, श्रीलंका, जर्मनी, इन सभी के नाटकों का मंचन भी कराया गया। सिंधु की रीली 2 का मंचन सिंहली भाषा में भी हुआ है। हबीब तनवीर का जो नाटक चरणदास है, इसका मंचन बंगला भाषा में हुआ और यह महोत्सव 12 शहरों में आयोजित कराया गया है। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं गणतंत्र दिवस 2025 की। परेड के लिए दिल्ली गए एनसीसी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय के 136 कैडेट ने 30 दिन तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद एमपीसीजी निदेशालय के कैडेटों ने 18 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो एनसीसी के कैडेट हैं, 30 दिनों तक लगातार इन्होंने अपनी सेवाएं दी और इसके बाद में इन्होंने एक साथ कौन सा, अगर देखा जाए, 18 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा और चौथे स्थान पर आ गए। कैडेट ने आरडीसी कैंप प्रतियोगिता में 3rd प्लेस प्राप्त किया। जो आरडीसी कैंप होता है उसमें इन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं पढ़ना है। आशी चौकसे। आशी चौकसे की बात करें तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी की महिला 3rd P यानी 3 पोजीशन श्रेणी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, कौन सा मेडल प्राप्त किया है? गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि साहब जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, कौन से खेल हैं? भारत के राष्ट्रीय खेल हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, ये कहां पर आयोजित किए गए, किस जगह पर खेले गए, इन सभी चीजों से संबंधित थोड़ी सी आपको चीजें देखनी पड़ेगी। क्योंकि जो इनका आयोजन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर? देहरादून में हुआ है। देहरादून मतलब अगर हम बात करते हैं कहां पर साहब? यूके अर्थात उत्तराखंड में इनका आयोजन किया गया। देहरादून बस नहीं है, देहरादून भी है ना, इसमें हरिद्वार भी है, हरिद्वार में भी इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया है ना। नई टेहरी, नैनीताल, ऐसे बहुत सारे लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे जैसे आपको पता है कि आयोजन किया जाता है। तो उत्तराखंड आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य में इनका आयोजन किया गया है। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं आज की अगली न्यूज को, मतलब जो आज की हमारी अगली यहां पर करंट अफेयर से संबंधित खबरें हैं। आशी ने 600 में से 598 अंक अर्जित किए और पिछला रिकॉर्ड 594 का ध्वस्त किया। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है ना। चलते हैं आगे और देखते हैं आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। किसकी बात आती है? आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आयोजन कहां पर हुआ है? मलेशिया में। प्रारूप कैसा था? तो ऑब्वियसली ये T20 है ना, 20 का। तो भारत लगातार इसमें दूसरी बार विजेता रहा। साउथ अफ्रीका यहां पर क्या है? उप विजेता है, रनर अप रहा है। मध्य प्रदेश की 2 खिलाड़ी वैष्णवी शर्मा और आयुषी शुक्ला ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टूर्नामेंट में वैष्णवी शर्मा ने सर्वाधिक 17 विकेट लिए हैं, आयुषी ने 14 विकेट लिए हैं। अब बात आती है वैष्णवी शर्मा की, तो कहां से हैं आप? चंबल क्षेत्र से हैं। चंबल क्षेत्र की पहली क्या है यहां पे आप? प्लेयर हैं, इसलिए थोड़ी सी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। जनवरी माह का आधा बचा हुआ आपको अगले पार्ट में मिलेगा, मतलब ये 2 पार्ट में मिलेगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार से फरवरी 2 पार्ट में, मार्च 2 पार्ट में, अप्रैल 2 पार्ट में, मई 2 पार्ट में। तो इस तरीके से मैं इसको पार्ट बाय पार्ट क्या करते जाऊंगा, डिवाइड करते जाऊंगा और फिर कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इसका प्रॉपर पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना। हो सके तो आप पीडीएफ देखते जाइएगा और ये सेशन को देखते जाइएगा। यहां पे मैं एड ऑन एडिशनल चीजें भी अभी आगे और ज्यादा कराता जाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए तो इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में, जिसमें हमारा बचा हुआ जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स है ना, ये मैं वहां पे आपको कवर करा दूंगा। फिलहाल अभी के इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।